Hello students, this is part 2 of SRF ICR exam PG Agronomy 2020 which was conducted on 23rd September 2020 and this is based on memory. So there are chances in language of question and options, but my objective is to explain the answer so that you may opt correct answer in future. तो इसमें कुछ चांसेस है एरर का, तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चंस को भेजें कमेंट बॉक्स में ताकि उनको सही आंसर मिल सकें. एंड इन पार्ट 1 देयर वाज इन कन्फ्यूजन इन MRL इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. सो MRL स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट इफ वी टॉक अबाउट एनी पेस्टिसाइड्स. तो अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं, किसी इंसेक्टिसाइड की बात कर रहे हैं, देन MRL स्टैंड फॉर मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट. यहाँ जो रेजिड्यू है वो केमिकल के लिए है. बट इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट रेजिड्यू टर्म देन इट इज़ मिनिमम रेजिड्यू लिमिट, कि क्या मिनिमम रेजिड्यू लिमिट होनी चाहिए जो हमारे सॉइल सरफेस पे रखनी होती है. तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि MRL किसके लिए पूछा गया है, इट इज़ फॉर केमिकल और फॉर प्लांट पार्ट. ओके, देन अनदर क्वेश्चन वाज इन पार्ट 1 वाज दैट बेस सैचुरेशन लिंक विद द सॉइल फर्टिलिटी. सो आई टोल्ड this base saturation is linked with soil pH, and at 7 pH maximum nutrients are available and base saturation is about 90%. And one student in comment box informed that sir option was more than 80%. तो ऐसे केस में कि अगर more than 80% दिया उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तब ये 80% वाला ऑप्शन सही होगा. Now in continuation in part 2, another question is maximum part of dry matter of plant is. So this maximum part is carbon, hydrogen and oxygen. इससे ज़्यादा बना होता है. And 95%, 95 to 97% is composed of carbon, hydrogen and oxygen, and 3 to 4% is of mineral nutrient. And in this CHO maximum contribution is of carbon. लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, केवल ये पूछा गया था कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है. देन करेक्ट आंसर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. The next question, energy flow in ecosystem is unidirectional or bidirectional. If we talk about in ecosystem and if we see the food chain and food web, then energy flow is from first at trophic level producer, that is plant, then consumer, herbivores, human, animal, and then decomposer. तो इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है वो कहाँ से होगा, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर देन decomposer. So that's why energy is unidirectional. जो एनर्जी फ्लो करती है that flow in one direction. तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज unidirectional. Another question was contingent drought occur in which area. तो देखिए contingent drought हमें समझना पड़ेगा what is contingent drought. Contingent drought occur in normal rainfall area when there is a irregularity in rainfall. अगर rainfall normal होता है और किसी सीजन में, किसी ईयर में रेनफॉल नॉर्मल ना हो और जब ड्रॉट हो जाए तो उसको बोलेंगे हम कंटीजेंट ड्रॉट. तो एंड दिस इरेगुलरिटी इन रेनफॉल इज कॉमन इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरिया. सो इसमें देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या था. अगर ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड दिया होगा तो ये करेक्ट आंसर है. इसी तरह से JRF में इस साल पूछा गया था व्हाट इज सीजनल ड्रॉट. तो इन सीजनल ड्रॉट में क्या होता है, देयर इज़ वेल डिफाइंड रेनी सीजन एंड ड्राई सीजन. तो जो पता रहता है कि जून जुलाई अगस्त में रेन्स होंगी और फिर जो है मई अप्रैल में ड्रॉट रहेगा, तो ऐसे ड्रॉट को हम बोलते हैं सीजनल ड्रॉट. में पता है कि ड्रॉट किस सीजन में आएगा. इसी तरह से एक होता है परमानेंट ड्रॉट. परमानेंट ड्रॉट में पूरा ड्राइस्ट क्लाइमेट रहता है, हमेशा ड्रॉट रहता है. तो इस तरह ये 2-3 ड्रॉट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, परमानेंट ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट एंड कंटीजेंट ड्रॉट. अनदर क्वेश्चन वाज लिटिल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू. तो जो लिटिल लीफ कॉटन के बारे में पूछा गया है, और ये इसमें ऑप्शंस चूँकि इसमें नहीं दिए थे, लेकिन जो होती है जिंक, इट इज़ ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी. And zinc is involved in internode elongation by auxin hormone formation. It is involved in auxin. तो जब जिंक की डेफिशिएंसी होगी देन ऑक्सिन फॉर्मेशन इज लेस, दैट्स वाई देयर इज नो elongation. तो प्लांट की हाइट भी कम रहती है एंड लीफ आल्सो रिमेन शॉर्ट. सो लिटिल लीफ इज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी. अनदर क्वेश्चन वाज एट व्हाट स्टेज विल्टिंग कंप्लीट एंड प्लांट डाई. तो देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन दिए थे, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट एंड टेम्परेरी बिल्टिंग. Temporary wilting, in case of temporary wilting, it occur in mid-noon when rate of transpiration is more than absorption is temporary है, plant recover कर जाते हैं. And in permanent wilting point, plant wilt
and available moisture is 0, but there is no death. But in case of ultimate wilting point, it is ultimate, it is last. So last point है where plant death occur. So now in this case correct answer is ultimate wilting point. Then another question was why nitrogen fertilizer is more detrimental than phosphatic fertilizer, and answers were in relation to salt index and osmotic pressure. So in any fertilizer, nutrients are there and nutrients are in the form of ion, and whenever ions are present in solution, osmotic pressure increases. If ion concentration is more, then osmotic pressure will be more in soil solution. If osmotic pressure is high, then water will not be absorbed by the plant. Water will not enter into root cells, and in this case plant suffer from water deficiency. तो ये जो relation है, this is linked with the salt index. If any fertilizer has more salt index, then there will be more osmotic pressure and there will be less availability of water to plant, despite water is available in soil. तो जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें साल्ट इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, इस कारण से उनको ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा व्हेन वी डिजॉल्व इन सॉइल वाटर. दैट्स व्हाई दीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर मोर डेट्रीमेंटल. अनदर केस मे बी विद द अमोनिया फॉर्मेशन. In case of nitrogen fertilizer, ammonia formation is there and this ammonia is toxic to roots and young seedling. तो चूंकि अगर यहाँ salt index से पूछा गया है तो यहाँ रीजन क्या होगा, high salt index and high osmotic pressure. Another question was which micronutrient is toxic concentration at pH 5? So pH 5 it means soil is acidic, and in case of acidic soils, aluminum, iron and manganese आर मोर सॉल्युबल, दैट्स वाई शो टॉक्सिसिटी. तो जो अगर हम 5 से नीचे जाते हैं तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा, बट इन 5 pH एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीज ऑल आर अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी इन सॉल्युबल फॉर्म, सो दे कॉज टॉक्सिसिटी. अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इसमें ऑप्शंस क्या दिए थे. वैसे तो इसमें तीनों ही सही हैं, और यदि बहुत ही एसिडिक सॉइल होगा तो एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी इज मोर. तो चूंकि pH 5 पूछा गया है, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है, तो इसमें आयरन मैग्नीज भी ऑप्शन हो सकते हैं. अनदर क्वेश्चन वाज स्प्रिंकलर इज नॉट सुटेबल फॉर. तो इसमें ऑप्शन पूछा गया होगा कि इन विच सॉइल स्प्रिंकलर इज नॉट सुटेबल. अगर हम सॉइल की बात करते हैं इसमें, तो अब इसमें ये नहीं ऑप्शन में दिया था कि किस चीज़ के लिए पूछा गया है. जैसे बहुत विंडी कंडीशन हो, बहुत तेज हवा चलती हो, विंड स्पीड इज वेरी हाई, तब स्प्रिंकलर सुटेबल नहीं होगा. और अगर सॉइल टाइप की अगर बात की गई हो तो ये जो है जिन सॉइल्स में क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, देन स्प्रिंकलर इज नॉट सुटेबल, क्योंकि बिकॉज फॉलिंग रेन ड्रॉप क्रिएट क्रस्ट, देन देर इज नो इनफिल्ट्रेशन. सो सच सॉइल विच फॉर्म क्रस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर, एंड इन दिस केस क्लेई सॉइल्स आर नॉट फिट फॉर स्प्रिंकलर, एंड सैंडी सॉइल्स आर वेरी गुड फॉर स्प्रिंकलर इरीगेशन. तो सॉइल टाइप में यहाँ जो नॉट सुटेबल सॉइल है, these not suitable soils are clay soil because these form crust. Another question was match the following. There were different weed species, aquatic weed species and their nature. If we see the aquatic weeds, so there are different type of aquatic weed. Floating type weeds, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा. Floating type are two type, free floating and deep rooted. In case of deep rooted, roots are in contact with the soil. Another is free floating, they move here to there, move कर जाते हैं long distance free floating में. Then submergent, these remain the below the water surface, and emergent, they come above the water surface. तो ये 3-4 तरह की species हैं. And जो इसमें पूछा गया था in weed species, Nufer lutea, it is yellow water lily and it is a deep rooted floating type weed. Then another was Elodea canadensis. ये जो है आपका सबमर्जेंट वीड स्पीसीज है. देन अनदर लेमा माइनर, इट इज़ नोन एज डकवीट एंड इट इज़ फ्री फ्लोटिंग वीड, वाटर सरफेस पे फ्री फ्लो करता है. अनदर वाज टाइफा स्पीसीज, बहुत स्पीसीज हैं. टाइफा लेटिफोलिया इज वेरी कॉमन एंड नोन एज कैटल, एंड इट इज़ इमरजेंट. आप देखते होंगे पानी के किनारे बहुत ऊंची ऊंची घास रहती है, नदियों के किनारे या किसी उसके किनारे. ये अधिकतर कौन सी स्पीसीज है, टाइफा स्पीसीज है. तो ये एक्वाटिक स्पीसीज थी वीड्स की जो पूछी गई थी उनके नेचर से. अनदर क्वेश्चन वाज क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कॉम्पिटिशन इन जूट क्रॉप. तो देखिए क्रिटिकल पीरियड आपको सुनना पड़ेगा. क्रिटिकल पीरियड व्हेन वीडिंग रिजल्ट्स इन मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न. तो इस केस में क्या होगा, इन क्रिटिकल पीरियड यील्ड रिडक्शन इज मिनिमम इफ वी गो फॉर वीडिंग.
तो इस पीरियड में अगर हम वीडिंग करते हैं तो यील्ड का जो लॉस रहता है वो सबसे कम रहता है। इफ़ वी कंसीडर 10% यील्ड लॉस इन केस ऑफ क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि जब हम क्रिटिकल पीरियड जज करने जाएंगे तो हम एक मानेंगे कि कितना परसेंट तक हमारा यील्ड लॉस हो रहा है। सो इफ वी कंसीडर 10% यील्ड लॉस देन क्रिटिकल पीरियड इज फ्रॉम 7 days टू 42 days। इसका मतलब फर्स्ट वीक टू 6 weeks। तो इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्या क्या। 30 days भी इसका हो सकता है, लेकिन जो क्रिटिकल पीरियड है जो इन रिसर्च पेपर्स में जो स्टडी हुई है वो फ्रॉम 7 days टू 42 days। Another question was how many classes of soil water is there? So there are 3 main classes of soil water. Number 1 is gravitational water which percolate, जो नीचे चली जाती है, free water, gravitational water. Then capillary water which is in capillary from field capacity to permanent melting point. Then third category is hygroscopic water which is tightly held by soil particle and not available to plant. So there are 3 categories: gravitational water, capillary water and hygroscopic water. Another question was how much part of energy reach from sun to earth? तो इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसमें 1 पार्ट करके इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें एनर्जी नहीं दी गई, 1 पार्ट में पूछा गया है। तो इसमें जो एनर्जी, जो सन की एनर्जी है कितने अर्थ पे पहुंच रही है, इट इज़ अबाउट 1 बिलियंथ पार्ट। सन के जो कोर पे जो बन रही है एनर्जी और जो हमारी अर्थ पे पहुंच रही है वो ओनली 1 बिलियंथ पार्ट। Then another question was out of total energy how much is utilized by photosynthesis? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोलर एनर्जी है उसका कितना पार्ट फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। तो इसमें देखिए ये जो जनरल क्रॉप्स हैं जो हम फील्ड क्रॉप्स लेते हैं इट इज़ अबाउट 2 to 3%। तो ये जो सोलर एनर्जी जितनी आ रही है उसका 2 to 3% जो है केवल फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। अगर हम इसका पार देखें, CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी देखें, कितना रिफ्लेक्शन क्रॉप ने किया, कितना उसमें रिटेन हुआ, उसमें कितना उसने इफिशिएंटली CO2 फिक्सेशन कर दिया, इट इज़ अबाउट 2 to 3% एट फील्ड लेवल। बट आंसर वाज आस्क्ड इन फ्रैक्शन 0.01, 0.03। अगर हम 2 to 3% को फ्रैक्शन में लेते हैं तो ये इट इज़ अबाउट 0.02, 0.3। इट इज़ इन फ्रैक्शन नॉट इन परसेंटेज, एंड इन परसेंटेज इट इज़ 2 to 3% इन जनरल। अनदर क्वेश्चन वाज रेंज ऑफ कैपिलरी वाटर। तो जो कैपिलरी वाटर का जो रेंज पूछा गया था, देखिए जो कैपिलरी अभी मैंने आपको बताया, कैपिलरी वाटर रिमेन इन कैपिलरी फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, एंड फील्ड कैपेसिटी जो परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज़ 0.332 -15 बार। तो अगर और यही अप्रॉक्सीमेट एटमॉस्फेयर में है तो जो इसकी रेंज होगी 0.332 -15, ये इसका रेंज कैपिलरी वाटर का रहता है। इसके बाद जो है वाटर किस में आएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर में आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी होती है, उसमें ये एक कैटेगरी कैपिलरी वाटर की है। अनदर क्वेश्चन वाज FAO ने जो अवार्ड दिया है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड इन 2018 किस स्टेट को दिया है? तो ये देखिए जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ईयर गिव्स फ्यूचर पॉलिसी गोल्डन अवार्ड, एंड इन 2018 it was given to Sikkim for being 100% organic state। तो ये 100% organic state हुआ है इस सिक्किम, that's why this award was given to this Sikkim state। Another question was zero competition occur in companion cropping, parallel cropping, synergistic cropping, इस तरह के ऑप्शंस थे। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज जीरो कंपटीशन। तो देखिए जीरो कंपटीशन क्या है कि जब हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं एंड दे डू नॉट compete, different crops do not compete for nutrient, space, solar radiation etc, तो अब उसको बोलेंगे जीरो कंपटीशन। एंड ये कैसे पॉसिबल है कि जीरो कंपटीशन ना हो? इफ़ ग्रोथ हैबिट्स आर डिफरेंट, किसी की कैनोपी कोई टाल हो, एक शॉर्ट हो, एक शेड लविंग हो, अनदर क्या हो सन लविंग हो, और उनका जो रूट की जो डेप्थ हो वो अलग अलग हो, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो, देन देयर आर चांसेस ऑफ जीरो कंपटीशन। तो जनरली ये किस में आएगा, सीरियल्स प्लस लेग्यूम्स में, क्योंकि वो compete नहीं करेंगे। तो ये इस तरह का जो कंपटीशन होता है दैट इज़ इन केस ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग, मतलब दोनों ही क्रॉप इंटरक्रॉप साथ साथ चलती हैं लेकिन वो एक दूसरे को compete नहीं करती, जैसे मेज प्लस उड़द बीन। तो दिस जीरो कंपटीशन अकर इन पैरेलल क्रॉपिंग। अनदर इज कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग क्रॉप सपोर्ट टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन, इन टर्म्स ऑफ शेड, इन टर्म्स ऑफ ट्रेलरिंग, कि एक जो प्लांट दूसरे प्लांट पे चढ़ के, जैसे टमाटो के केस में दूसरे प्लांट्स चढ़ जाते हैं,
तो ये सपोर्ट करते हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट में इस तरह से। तो ये जो होती है कंपेनियन क्रॉपिंग होती है। एंड इन केस ऑफ सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग, जो दोनों ही क्रॉप की यील्ड होती है उनकी सोल क्रॉप से ज़्यादा आती है, जैसे शुगर केन प्लस पोटैटो, ये सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग है। तो एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को यील्ड बढ़ाने में हेल्प करता है। और एंड इन इंटर क्रॉपिंग द यील्ड इज मोर देन दैट देयर सम ऑफ सोल क्रॉपिंग। तो यहाँ जो जीरो कंपटीशन है दैट इज पैरेलल क्रॉपिंग। अनदर क्वेश्चन वाज इफ टू इरिगेशन अवेलेबल इन व्हीट देन इट शुड बी गिवन एट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ दो इरिगेशन है तो किस में जाएंगी, CRI एंड फ्लावरिंग स्टेज। तो वैसे तो आपको और क्रिटिकल स्टेज पता होनी चाहिए, CRI स्टेज, टिलरिंग स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एंड डफ स्टेज। तो अगर सिंगल इरिगेशन देन इट इज CRI, इफ इट इज टू इरिगेशन देन CRI एंड फ्लावरिंग, if it is three irrigation then CRI, late jointing, and late jointing is also boot stage and then milk stage. So generally one irrigation or two irrigations are asked in examinations. Then another question was up to how much slope bench dressing can be used, कितने स्लोप तक जो है बेंच ड्रेसिंग यूज़ की जा सकती है। इट इज़ अप टू 30%, 30% तक बेंच ड्रेसिंग को हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। Then another question was match the following nutrients were given and category, nitrogen, calcium, aluminum and zinc. So here nitrogen is macronutrient, calcium is secondary nutrient, aluminum is beneficial nutrient and zinc is micronutrient. तो ये आपको एक कैटेगरी पता होनी चाहिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। अनदर क्वेश्चन वाज इंडोसल्फान वाज वेंड इन विच ईयर। तो जो इसमें जो इंडोसल्फान जो बैंड हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो इसकी कई प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रही थी, बायोक्यूमुलेशन था, टॉक्सिसिटी हो रही थी, एंडोक्राइन डिसरप्टर था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इसको जो है इंडिया में 2011 में इसको बैन कर दिया गया था। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड वाटर डे की 1993, फर्स्ट टाइम इट वाज स्टार्टेड इन 1993। और जो UN की जनरल असेंबली है वो इसको इससे अप्रूव्ड है वर्ल्ड वाटर डे, उसने इसको शुरू किया था। और इसकी एवरी ईयर देयर इज़ अ थीम ऑन वर्ल्ड वाटर डे एंड इन दिस ईयर 2020 द थीम वाज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगले साल जो क्वेश्चन आ सकता है कि इस पे वर्ल्ड वाटर डे की क्या थीम थी। Then another question was which of the following is not a purpose of pesticide formulation। तो pesticide formulation में कौन सा पर्पस नहीं है। तो पहले ये हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन। एक्चुअली पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन इज डन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस और फॉर्मुलेशन ऑफ ए केमिकल। कोई केमिकल है, चाहे वो फंजीसाइड है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, उसको जब हम उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको फॉर्मुलेशन में कुछ हमें चेंज करना पड़ता है। तो जो ये इम्प्रूवमेंट होता है इट इज़ डन फॉर स्टोरेज, एप्लीकेशन, हैंडलिंग, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, कि वो उसको हम स्टोर भी कर सकें, उसको हम प्रॉपरली अप्लाई कर सकें, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग हो, उसकी सेफ्टी हो, ऐसा ना हो बहुत टॉक्सिसिटी कर दे ह्यूमन में या एनिमल में। और इसको हम इफेक्टिवनेस भी इसकी हम बढ़ाएं केमिकल की, जब हम अप्लाई करें तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े। तो जब अब हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें ऑप्शंस में देखिए जो स्टूडेंट्स ने भेजा है, फॉर ईज ऑफ एप्लीकेशन दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज पर्पस ऑफ फॉर्मुलेशन, कि हम उसकी अप्लाई कैसे करें। तो चाहे ग्रेनुलर बनाएंगे या पाउडर बनाएंगे या EC बनाएंगे, तो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं उसके, ये अप्लाई करने के लिए ही किए जाते हैं कि ताकि हम प्रॉपरली उसको अप्लाई कर सकें। देन अनदर ऑप्शन वाज इंक्रीज बायोफिकेसी। बायोफिकेसी मतलब कि जब हम यदि वीड्स हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो वीड्स को किल करें, इंसेक्ट पर अप्लाई करें तो इंसेक्ट को किल करें। तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ डन टू इंक्रीज बायोफिकेसी। अनदर ऑप्शन वाज इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। दिस इज़ ट्रू कि एक्टिव इंग्रेडिएंट रहे तो उसमें हम एक्टिव रहे उसके अंदर, उसमें कोई ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो कि वो इनएक्टिव हो जाए। तो ये भी सही है कि हम फॉर्मुलेशन ऐसा रखते हैं कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट रिमेन एक्टिव। एंड अनदर ऑप्शन वाज सेव फ्रॉम ड्रिफ्ट। तो यहाँ ये फॉर्मुलेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सेव फ्रॉम ड्रिफ्ट का मतलब, या ड्रिफ्ट का मतलब यह है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो ये इट मूव, पार्टिकल्स मूव बाई एयर। तो ये जो स्किल होती है फार्मर की होती है, या हमें अप्लाई करते समय किस तरह का नोजल यूज़ करना है, किस तरह का स्प्रेयर यूज़ करना है,
वेदर कंडीशन देखनी पड़ेगी, विंड ना चल रही हो, ड्रिफ्ट ना हो। तो ये फॉर्मुलेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये जो ड्रिफ्ट से सेव करने का जो वर्क रहता है ये फार्मर का रहता है कि वो पार्टिकल या वो केमिकल उड़ करके एक क्रॉप से एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ना जाए या एक रो से दूसरे रो में ना जाए। अनदर वाज व्हाट इज मिनरलाइजेशन? Mineralization is a process by which organic form of nutrient is converted into inorganic form by the help of microorganism. तो mineralization से organic form किस में convert होती है? Inorganic form में होती है, and nutrients are absorbed in the form of inorganic ions. So that's why mineralization is important from ability point of view, and it is mediated by fungus and bacteria, and other microorganisms are also involved, but mainly by bacteria. तो जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन एज सच इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट। व्हेन प्रोटीन इज डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। सो इन ऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, इट इज मिनरलाइजेशन। एंड रिवर्स अगर हम देखें तो इसका भी होता है, जो आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म भी ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं नाइट्रेट को, सल्फेट को, फास्फेट को। तो इस केस में क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज इमोबिलाइजेशन। तो ये मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन सॉइल में चलता रहता है, बट फ्रॉम सॉइल फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू मिनरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्वेश्चन वाज मैच द फॉलोइंग। इसमें 3-4 केमिकल्स दिए थे, एजाडिरेस्टिन, मिथाइल यूग्नोल, डीट, इस तरह से दिए थे। तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो एजाडिरेस्टिन है, दिस इज नीम का जो नाम है एजाडिरेस्टिन इंडिका, और इसके जो सीड से ये एजाडिरेस्टिन केमिकल होता है, एंड इट इज़ एंटीफिडेंट, और ये इंसेक्ट्स की ग्रोथ को चेक करने के भी काम आता है। इंसेक्ट का अटैक कम करने के लिए हम इसे वी यूज़ एज ए pesticide, insecticide. Another was methyl eugenol, and methyl eugenol is pheromone. ये एक नेचुरल अकरिंग केमिकल है जो प्लांट्स में आता है, और फिरोमोन की तरह यूज होता है अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को। देन डीट, DEET, डीट, and DEET is a chemical, it is insect repellent. Actually this chemical is applied on our skin, our body, our cloth to repel particularly मॉस्किटो। तो मच्छरों को दूर करने के लिए, टिक्स या फ्ली को रिपेल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं डीट। अनदर वाज डाइफ्लोबेंजीनोन, इट इज़ काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, काइटिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये 3-4 केमिकल से जो मैंने आपको बताया इनके क्या फंक्शन है। अनदर क्वेश्चन वाज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉइल इज कॉल्ड एज। वाटर मूवमेंट सैचुरेटेड सॉइल प्रोफाइल में जो वाटर मूव कर रहा है, इट इज़ नोन एज परकुलेशन। जो डाउनवर्ड मूवमेंट इज परकुलेशन। अगर लेटरल मूवमेंट है, इफ देयर इज लेटरल मूवमेंट, इट इज नोन एज सीपेज। और एंट्री कर रहा है अगर वाटर सॉइल में एंट्री कर रहा है, देन इट इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट अलॉन्ग विद द वाटर इज नोन एज लीचिंग। तो ये 3-4 टर्म है जो हमको पता होनी चाहिए। अनदर टर्म इज डीप परकुलेशन। इफ वाटर मूव डाउनवर्ड बियॉन्ड द रूट जोन, देन इट इज नोन एज डीप परकुलेशन। तो यहाँ सैचुरेटेड प्रोफाइल में मूव कर रहा है, तो यहाँ जो इसकी टर्मोलॉजी, दैट इज एप्रोप्रिएट टर्मोलॉजी इज परकुलेशन। Another question was in Roundup Ready cotton glyphosate applied at what stage of cotton? तो देखिए Roundup Ready cotton जो है, it is genetically modified cotton, and when we apply the glyphosate on cotton, then there is no harm, and GM cotton metabolize glyphosate and no harmful effect is seen on this cotton. तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा खेत में वीड्स हैं और कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो वीड्स को किल करने के लिए हम ग्लाइफोसेट अप्लाई कर देंगे, तो देन weeds will be killed by glyphosate, but there will be no effect on cotton. So that's why जब भी weeds appear हो, critical stage पे weeds appear हो, हम glyphosate का अप्लाई कर सकते हैं। and vegetative and reproductive stage, both stage are tolerant to glyphosate. तो इस GM कॉटन में चाहे हम reproductive stage पे करें या vegetative stage पे करें, कॉटन पे कोई हार्म नहीं आएगा। लेकिन जो इसके जो नंबर फिक्स किए गए हैं 4 स्प्रे एंड मैक्सिमम डोज 6 kg पर हेक्टर, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो कॉटन पे, इस GM कॉटन पे इफेक्ट आएगा। तो अभी देखना पड़ेगा, हम 4 स्प्रे मैक्सिमम जा सकते हैं एंड 6 kg पर हेक्टर मैक्सिमम अमाउंट। सो एंड सिंस ग्लाइफोसेट इज यूज्ड टू किल वीड्स, तो जो अर्ली स्टेज में या जो वेजिटेटिव स्टेज में, क्रिटिकल स्टेज में आएंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस ग्लाइफोसेट कैन बी यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द क्रॉप। अब ये देखना पड़ेगा कि वहाँ ऑप्शंस क्या क्या दिए थे।
तो लेकिन अगर हमें किसी हर्बिसाइड को यूज़ करना है तो हमें उसको क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड में ही यूज़ करना चाहिए ताकि हमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो जनरली जो क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड रहता है किसी भी क्रॉप का 30 डेज, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो अप टू 45 डेज। जैसे हमने भी जूट में भी देखा था कि 42 डेज आफ्टर सोइंग तक क्रिटिकल पीरियड गया था। तो यहाँ कॉटन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन इसमें देखना पड़ेगा क्या था, तो आप इसको बारे में जान गए होंगे जीएम कॉटन के बारे में राउंड अप रेडी, तो आप ऑप्शन समझ गए होंगे कि इसमें क्या ऑप्शन सही रहा होगा। देन अनदर क्वेश्चन वाज which irrigation method should be adopted if soil is with low water holding capacity? Irrigation water is having salt and sprinkler irrigation is expensive। यहाँ 3 कंडीशन दी गई हैं कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है, सेकंड इरिगेशन वाटर इज साल्टी, साल्ट कंटेंट ज़्यादा है, एंड स्प्रिंकलर इज एक्सपेंसिव, तो स्प्रिंकलर भी यूज़ नहीं कर सकते। हमें देखिए पहले हमें देखना पड़ेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इफ़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लो देन वाटर कैन नॉट मूव लॉन्ग डिस्टेंस। तो जैसे हम इरीगेशन देंगे क्या करेगा, पानी सारा का सारा क्या होगा कि नीचे जाने लगेगा, सॉइल इसको होल्ड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में, और दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें जो है साल्टी वाटर है। तो देखिए ऐसे केस में फिर हम या तो छोटे छोटे चेक बेसिन बना के कर सकते हैं इरीगेशन। इसमें चूंकि ऑप्शन नहीं दिए थे तो इसमें मैं नहीं पता कर पा रहा कि क्या आएगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन फिर हमारे पास हैं कि या तो हम बहुत स्मॉल चेक बेसिन बनाएं ताकि उसको पानी हम ज़्यादा दे सकें क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है। जैसे सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है, जैसे हम इरीगेशन देंगे सारा का सारा पानी नीचे चला जाएगा। या दूसरा क्या हो सकता है, हम फरो इरीगेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये मेथड हो सकता है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन होता तो हम इसको बहुत अच्छे तरह से देख सकते थे। लेकिन यहाँ आप इसका कंसेप्ट समझिए कि अगर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो हमें किस तरह से इरीगेशन देना है। तो स्मॉल चेक बेसिन हो या फिर हम फरो बनाएं और रिच पे क्रॉप ग्रो करना, फरो में इरीगेशन दें, और फरो में क्या करेंगे उसमें बहुत लंबी लॉन्ग फरो ना बनाएं और छोटी छोटी फरो बना करके उनकी लेंथ कम रख के इरीगेशन कर सकते हैं। Another question was carbon dioxide in soil is how many times higher than carbon dioxide in air? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉइल कंटेंट एयर है इट इज़ अबाउट 0.3% एंड इन एयर इट इज़ अबाउट 0.03%। तो 10 टाइम्स जो है करीब हायर रहता है सॉइल में एज कंपेयर टू एयर। अनदर क्वेश्चन वाज टॉलरेंस टू मॉइस्चर स्ट्रेस टिल 50% सेल डाई इज कॉल्ड। तो यहाँ देखिए 5% सेल डेथ के बाद पूछ रहे हैं कि क्या ये कहलाता है, व्हाट इज कॉल्ड इज। बट इन केस ऑफ टॉलरेंस, अगर हम टॉलरेंस की देखें डॉट टॉलरेंस इट इज़ 50%। तो इस क्वेश्चन पे मुझे कन्फ्यूज़न है कि ये 5% सेल डेथ का जो कन्फ्यूज़न मुझे भी हो रहा है ये कि 5% नहीं, इट शुड बी 50%। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं डॉट टॉलरेंस की, देन डेथ इज़ एट 50%। तो यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन पे, क्योंकि डॉट टॉलरेंस के लिए जो है 50% सेल डेथ के बारे में कहा गया है। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न थे और बाकी क्वेश्चंस को मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। आप पे जो क्वेश्चंस उनको दीजिए, एंड अगेन इट इज़ मेमोरी बेस्ड, तो देयर विल बी सम chances of error in language and question and option, but objective is to make the clarity of the concept and the thought and the subject। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ताकि आप फ्यूचर में जो एग्ज़ाम दे सकें वो आप उसमें अच्छे ढंग से कर सकें और आपका कंटेंट क्लियर हो। और आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उस पार्ट को देखें। नेक्स्ट 3rd पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि और सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।